Hello students, now we are going to continue the topic of DNA fingerprinting by discussing techniques of DNA fingerprinting। तो क्या टेक्निक है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं तो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। ऑब्वियसली बेटा, अगर हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो वी मस्ट नीड टू एक्सट्रैक्ट द डीएनए। हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? पहले सेल की लाइसिस करानी पड़ेगी, सेल को तोड़ना पड़ेगा। सेल को तोड़ने के बाद उसमें से डीएनए को निकालना पड़ेगा, राइट। अगर डीएनए का कंटेंट कम है, हमारे पास 1 या 2 सेल्स ही अवेलेबल हैं सपोज करो क्राइम सीन पे, तो क्या करेंगे बेटा, एक टेक्निक होती है। जैसे मैंने डीएनए निकाल रही है तो बहुत माइक्रो कंटेंट निकला अगर, तो हम उसकी पीसीआर करवा सकते हैं। पीसीआर क्या होता है? दैट इज़ पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। सो दिस इज़ पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। बेटा ये करवाने के बाद ये क्या होता है, ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ यहाँ पे कि ये जो पीसीआर होती है ना बेटा, दिस इज़ बेसिकली द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए, नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट करने के लिए हम कर सकते हैं। सो ओनली एंड ओनली दिस कैन बी अप्लाइड इफ द कंटेंट ऑफ द डीएनए इज स्मॉल, लिमिटेड कंटेंट हो तो वी हैव एक्सट्रैक्टेड द डीएनए। Okay, now the second point is the restriction enzyme digestion. Restriction enzyme digestion, it's quite easy. मैंने आपको बताया था कि जो restriction enzymes होते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे कट लगाते हैं हमेशा। तो आपको ये भी याद होगा, मैंने बताया था कि हमारे पास रिपीट सीक्वेंसेस होती हैं, राइट। वो जो रिपीट सीक्वेंसेस होती हैं ना, उनके आसपास फ्लैंकिंग रीजन्स होते हैं। वो फ्लैंकिंग रीजन्स में कंजर्व्ड सीक्वेंस होती है, कांस्टेंट रीजन होता है। वो जो कांस्टेंट रीजन होता है ना, वो सब में सेम होता है, हम सब में। तो हम सब में, यानी कि जिसके जीनोम को मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, उसको मुझे सेम एंजाइम से कट लगाना है। ओके, सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज़ वेरी स्पेसिफिक, दैट इट कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक राइट पॉइंट। सो दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम it cuts DNA where at specific places, basically specific 4 to 6 base pair sequence, specific 4 to 6 base pair sequence पे कट लगाता है वो। ओके, और उसी साइट को हम क्या बोलते हैं? दिस साइट इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन साइट। ये वही साइट है जो फ्लैंकिंग रीजन में होती है, कंजर्व्ड सीक्वेंस में होती है। ओके, सो दिस साइट इज बेसिकली नोन एज अ रिस्ट्रिक्शन साइट। ओके फाइन बेटा, इसके लिए देखो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम का नाम होता है HAE3। ये क्या है? ये नाम बेटा एंजाइम का नेम है। इसकी नेमिंग कैसे हुई है ये सारा आप पढ़ोगे बायोटेक में, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसका फुल नेम क्या है। फुल नेम है इसका हीमोफिलस। एंजाइम का नेम है हीमोफिलस एजिप्टियस। Hemophilus aegyptius is a scientific name of the bacteria from where this enzyme has been extracted. Okay, the name of the enzyme is HAE3, and ये commonly used enzyme होता है in DNA fingerprinting. So this is used in DNA profiling basically. Okay, this is very important because it cuts the DNA at specific places, और इसकी जो कटिंग साइट होती है वो कौन सी होती है? GGCC पे कट लगाता है ये। इट इज़ यूज इन DNA profiling, एंड बेसिकली जहाँ पे बेसिस होंगे, एवरीवेयर द बेसिस आर अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ GCC, वहाँ पे ये कट लगा देगा। चलो कटिंग भी लगा दी इसने। उसके बाद फिर जो फ्रेगमेंट्स हमारे पास अब आ जाएंगी, ये देखो DNA को कट लगा दिया, ये देखो मैंने यहाँ पे कट लगाया हुआ DNA दिखा दिया है, ये देखो मैंने ये सेपरेटेड दिखा दिया, ये देखो राइट। तो ये मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ कि यहाँ पे इसने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट लगा दिया। सो हेयर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मेक्स अ कट। ओके, सी मैं पॉइंट्स दिखा रही हूँ कि यहाँ कट लगा रहा है वो। ओके, तो ये देखो, ये कट लगा के कुछ इस तरह से DNA हमारे पास आ गया। ये लो, ये कट लगाने के बाद हमारे पास DNA कुछ इस तरह से, मैंने सेपरेटेड फ्रेगमेंट सिखा दी हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो
पता चलेगा ये फ्रेगमेंट्स छोटी हैं, फिर बड़ी है, फिर छोटी हैं। तो जहाँ जहाँ कट लगाया है वहाँ वहाँ मैंने फ्रेगमेंट्स दिखा दिए हैं। अब हमने क्या करना है बेटा, हमारे पास थर्ड स्टेप है इसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पहले हम इसको समझते हैं, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ना हमें क्या करना होता है, ये जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स है ना उसकी सॉर्टिंग करनी है, उसको सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज, राइट। तो हमने चार्ज और साइज़ के बेसिस पे हमने उसको अलग कर देना है। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, हम एक सॉलिड जेल मीडियम लेते हैं। ये देखो दिस इज़, मैंने यहाँ पे एक मोल्ड ले लिया, राइट, जिसको हम ढांचा बोलेंगे। उसके अंदर सपोज मैंने सॉलिड जेल जो है वो डाल रखी है, राइट। और अब हमने क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ही यही होता है, इलेक्ट्रो वर्ड फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। फोरेसिस वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, उसका मतलब होता है तो कैरी अक्रॉस। तो ये वो टेक्निक है जिसमें हम डीएनए को कैरी अक्रॉस करेंगे, लेकिन अंडर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रेफर्स टू द टेक्निक इन विच द मॉलिक्यूल इज फोर्स्ड अगेन अ स्पैन ऑफ जेल। जेल में हम उसको फोर्स कराएंगे कि वो मूव करे, और वो मूव कराने के लिए उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट। और हमने इलेक्ट्रोड्स भी लगा रखी होती हैं, राइट। तो हमने इलेक्ट्रोड्स भी लगा रखी होती हैं। तो वी नो दैट बेटा जो डीएनए होता है उसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। और हमने इसको, अगर ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पे लोड करा है हमने सैंपल इस जगह पे, राइट, तो सबसे पहले सबसे छोटी फ्रेगमेंट जो होगी ना वो आगे आगे चली जाएगी पॉजिटिव एंड की तरफ, क्योंकि एक तो साइज़ छोटा है उसका, वो फास्ट मूव करेगी एंड धीरे धीरे वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली सॉर्ट होती हुई नज़र आएंगी कि सॉर्टिंग हो गई। सबसे बड़ी फ्रेगमेंट सबसे पीछे होएगी, सबसे छोटी फ्रेगमेंट सबसे आगे होएगी, एंड दिस इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन द चार्जेस एंड साइज। ओके, सो एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोड्स लगा रखी हैं हमने आइदर एंड पे, राइट। तो वो ड्राइविंग फोर्स का काम कर रही है, वो ड्राइविंग फोर्स का काम कर रही है कि वो डीएनए को सेपरेट करने में हेल्प करेगी। सो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बताएंगी, वही उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो जेली मीडियम में फास्ट मूव करेगा या कहाँ पे मूव करेगा, वेदर टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। बट दिस इज क्वाइट क्लियर दैट डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट, पेप्टाइड्स होती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन्स होते हैं, बेटा सबके पास कुछ ना कुछ आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं, राइट। तो एक डेफिनेट पीएच पे, राइट, दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज की तरह ये एग्जिस्ट करते हैं सोल्यूशन फॉर्म में। तो उनके कटायन एंड एनायन की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द नेट चार्ज, कि चार्ज क्या आएगा नेट उसके ऊपर, तो चार्ज पार्टिकल्स विल मूव टुवर्ड्स आइदर कैथोड और टुवर्ड्स एनोड। ओके, एंड वी नो दैट कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है वो एनोड होती है। सो हेयर इट इज एनोड, राइट, एंड हेयर इट इज कैथोड, राइट। तो जो डीएनए है उसका नेगेटिवली चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज क्यों होता है डीएनए, बिकॉज ऑफ PO4 नेगेटिव कंडीशन, है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है बीच में, तो उसके कारण उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। तो वो मूव कहाँ करेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड एनोड की तरफ मूव करेगा। जितनी छोटी फ्रेगमेंट होगी उतना आगे मूव करेगी फ्रेगमेंट, और जितनी बड़ी होगी अकॉर्डिंग टू साइज वो पीछे रहती जाएगी। सो दे गॉट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, अकॉर्डिंग टू देयर साइज दे गॉट अरेंज्ड। ओके, साइज के अकॉर्डिंगली हो गई, अब उसको हम सेपरेट कर लेंगे। अब हमें कैसे दिखेंगी ये फ्रेगमेंट्स, है ना, हमें दिखेंगे कैसे, इन फ्रेगमेंट्स को हम विजुलाइज कर सकते हैं बाय स्टेनिंग। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इनकी स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग विद अ डाई। फिर स्टेनिंग करने के बाद, डाई के साथ स्टेनिंग करने के बाद इसको हम यूवी रेडिएशंस डालते हैं इसके ऊपर, देन यूवी रेज डालेंगे, राइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डालेंगे। ओके, तो फिर हमें ये विजुलाइज हो पाएंगी, राइट। नाउ द फोर्थ स्टेप इज अ सदरन ट्रांसफर और सदरन ब्लॉटिंग। सदरन ट्रांसफर और
southern blotting. So the fourth step is this. सदरन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैव डिस्कवर्ड इट. उसका नाम सदरन था, एडवर्ड सदरन. इन द ईयर 1970 ने ये टेक्निक को डिस्कवर करा था. देखो इसमें क्या करना है हमने. अब बेटा एक चीज़ इमेजिन करो, ये हमारे पास, ये देखो, ये मैंने वो जेल वाला सैंपल है मेरे पास. सबसे छोटी फ्रेगमेंट ये रही, उसके बाद उससे बड़ी है फ्रेगमेंट, उसके बाद उससे बड़ी फ्रेगमेंट है. एंड वी नो दैट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव. मैंने सैंपल यहीं पे लोड करा है. ओके नाउ अब देखो, जेल तो बहुत फ्रेजाइल होगी, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है जेल. तो हमें अब वहाँ से डीएनए को अलग करना है जेल से, ताकि उसको हम परमानेंटली किसी सॉलिड सपोर्ट के साथ ज्वाइन कर सकें, है ना. तो वो कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डीएनए को डीनेचर करना है, मतलब उसके दोनों स्ट्रैंड्स को खोलना है. सो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? इसमें फर्स्ट स्टेप है दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए. डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए दैट मीन्स टू ओपन अप द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को खोलना पड़ेगा, केमिकली सेपरेट करना पड़ेगा. सेपरेट करके उनको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हमें बनाना पड़ेगा. तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? इसके लिए हमें एल्कली यूज़ करनी पड़ेगी. अगर हम एल्कली यूज़ करते हैं, राइट, लाइक कुछ भी NaOH वगैरह यूज़ करते हैं, तो हम उसको डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट मीन्स नाउ अब मैं आपको इसी का नेक्स्ट स्टेप बना के यहाँ पे दिखा रही हूँ. ध्यान से देखोगे, ये देखो, अब सेम स्टेप को मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको. एक तो ये सिंगल स्ट्रैंड होगा, देखो ये सारे फ्रेगमेंट सिंगल स्ट्रैंड हो गई. अगेन ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये पॉजिटिव, एनोड है वो कैथोड है. सिंगल स्ट्रैंड हो गई हैं. और सिंगल स्ट्रैंड होने के बाद अब हम डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लॉटिंग. सो सेकेंड स्टेप इसी के अंदर वो है ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए बाय ब्लॉटिंग टेक्निक, बाय ब्लॉटिंग. अब इसमें होता क्या है बेटा? हमारे पास ना एक नायलॉन की शीट होती है, राइट. नायलॉन की शीट को क्या करते हैं? वो एक तरह से इंक का काम करती है. The nylon act like an ink blotter or blots up the separated DNA fragments. तो हम क्या करते हैं? ये सपोज नायलॉन की शीट है, तो नायलॉन की शीट को ऐसे जेल के ऊपर रख देते हैं, राइट. तो रखने के बाद जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो नायलॉन की शीट पे जाके अटैच हो जाती हैं. दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉटिंग. तो जो डीएनए है फ्रेगमेंट्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं. जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स हमने यहाँ पे सेपरेट करी है ना, वो अब नायलॉन की शीट पे आ जाएंगी, राइट. लेकिन बेटा इस स्टेज पे वो इनविजिबल है, हमें दिखेंगी नहीं. ओके और वो इरिवर्सिबली अटैच होती हैं, यानी कि वो दोबारा उस पर नहीं जा पाएंगी, जेल की शीट पे नहीं जा पाती. दे आर अटैच टू नायलॉन मेम्ब्रेन. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्लॉट कहते हैं. तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप देखो, इसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप. मैं ना यहाँ पे शीट दिखा रही हूँ, राइट. ये मैंने नायलॉन की शीट दिखा दी. अब देखो फ्रेगमेंट्स ये पड़ी हैं, राइट. सिंगल स्ट्रैंडेड हैं, देखो शीट पे आ गई हैं अब ये. ओके राइट. नाउ अब हमारे पास ब्लॉटिंग के बाद 5th स्टेप है, दैट इज डीएनए हाइब्रिडाइजेशन. अब देखो मेरे पास ये वाली शीट कैसे नज़र आएगी, लाइक दिस. बाहर सी ये शीट है, ये वही नायलॉन की शीट है जिसके ऊपर ये नायलॉन शीट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. दिस इज नायलॉन शीट जिसके ऊपर ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंड हो चुका है. ओके जिसके ऊपर ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंड हो चुका है. तो अब हम बात करेंगे प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन की. बेटा हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में ना ये जो हमारे पास VNTRs आ गई, ये VNTRs है ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स या रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, ये जो RFLPs आ गई हैं हमारे पास, उनको हमने बेटा अटैच करना है विद लेबल्ड प्रोब्स के साथ. सो दीज VNTRs आर अटैच्ड विद रेडियो एक्टिव
रेडियो एक्टिव प्रॉब के साथ। अब ये कहाँ से आएंगी रेडियो एक्टिव प्रॉब? बेटा रेडियो एक्टिव प्रॉब्स जो होती हैं, प्रॉब वो ऑलरेडी हमने लैब में प्रिपेयर करके रखी होती हैं, राइट। जैसे सपोज़ ये मेरे पास VNTR है, तो सपोज़ सामने यहाँ पे A है, G है और C है, तो मेरी प्रॉब में जो इसके साथ अटैच होगी, लेकिन होगी वो रेडियो एक्टिव, क्योंकि मैंने उसमें फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव लिया हुआ है। तो वहाँ पे क्या होएगा, सामने थायमिन, फिर C होएगा, फिर G होएगा। तो ये मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की, यानी कि 4 to 6 सेपरेट DNA प्रॉब्स उनके कॉम्बिनेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। DNA प्रॉब्स यूज़ करके ना कॉम्बिनेशन की डिफरेंट वो हम इसमें डाल देंगे। और हमें ये भी पता है कि ये जो VNTR है वो प्रॉब के साथ अब कॉम्प्लीमेंट्री अगर हुई तो वो बाइंड कर जाएंगी। तो मैं आपको यहीं पे दिखा रही हूँ कि जो VNTRs है ना ये वाली, वो अब ये देखो ये हाइब्रिडाइज करेंगी हैं इसके साथ। देखो ये जो मैंने बाहर से डाली हैं, सी, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री थी ना जो बाहर से डाली थी, लेकिन थी वो रेडियो एक्टिव, क्योंकि मैंने उसमें फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव लिया है, फॉस्फोरस 32 लिया है रेडियो एक्टिव। ओके, दिस इज क्वाइट क्लियर नाउ कि हमने हाइब्रिडाइजेशन करा दी है। लास्ट स्टेप है अब इसका, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, राइट। अब इसमें क्या करना है, ऑटो रेडियोग्राफी में हमने बेटा जो नायलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर रेडियो एक्टिव प्रॉब्स लगाए हैं ना, बस अब उसको हमने एक्सरेज हमने इसको एक्सपोज कराना है। तो ये देखो ये हमारे पास है, यही ऊपर वाली ये जो नायलॉन की शीट है, ये देखो सी, ये ध्यान से देखोगे अगर आपको, फिर आपको पता लग जाएगा, राइट। तो देखो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्सरेज को एक्सपोज कराना है। सो नायलॉन की शीट के ऊपर जो DNA की फ्रेगमेंट्स हाइब्रिडाइज हुई हैं उसको हमने एक्सरेज हमने उस पर एक्सपोज करानी है। तो उसके बाद हमने इसकी फिल्म जनरेट करा लेनी है, एक्सरे फिल्म जनरेट करा लेनी है। तो हमें क्या नज़र आएगा बेटा, हमें प्रॉपर उसके बाद एक्सरे फिल्म के ऊपर हमें नज़र आने शुरू हो जाएंगे बैंड्स। तो स्पेसिफिक बैंड्स अपीयर हो जाएंगे लाइक दिस, स्पेसिफिक बैंड्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे ये, राइट। तो स्पेसिफिक बैंड्स दे आर विजिबल ऑन द एक्सरे फिल्म। और ये बैंड्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोब VNTR के साथ बाइंड करा है। ओके, गॉट इट। सो ये जो हैं ये हमें डिफरेंट पैटर्न नज़र आएंगे, लेंथ अलग अलग होएगी इनकी, और ये पैटर्न जो होएगा इनकी लेंथ जो होएगी वो हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट होएगी। और इसको हम RFLP बोलते हैं, दैट इज़ फ्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। हर एक में अलग पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी फॉर्म्स हैं इसकी, ये हर एक पर्सन के लिए स्पेसिफिक होएगी। तो जो भी एनालाइज कर रहा है ना इंडिविजुअल इसको, वो दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के DNA के साथ इसको मैच कर सकता है कि कितने हद तक मिलता है, राइट, कि किसमें कैसी तरह की फ्रेगमेंट्स बन रही हैं, कितनी लेंथ की बन रही हैं। तो उस एक्सरे फिल्म को DNA सिग्नेचर भी बोलते हैं। दिस इज अ DNA सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन विच इज स्पेसिफिक फॉर ईच इंडिविजुअल, हर एक के लिए स्पेसिफिक होगा ये। तो जो प्रोबेबिलिटी है कि दो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स हैविंग द सेम पैटर्न ऑफ लोकेशन, जो पॉसिबिलिटी क्या है वो मैंने बोला 1 in 10 बिलियन, 10 बिलियन लोगों में किसी एक का DNA मैच कर पाएगा आप लोगों के साथ। और हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हम 6.1 बिलियन ले रहे हैं, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू मैच, राइट। और इंडिया में DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोसिस का सेंटर जो है दैट इज CDFD। व्हाट इज दिस CDFD? That is Center for DNA Fingerprinting and Diagnosis. Center for DNA Fingerprinting and Diagnosis. It is located at Hyderabad. Okay? Got it? So this is about DNA fingerprinting. तो मैं इसके steps आपको बता रही हूँ। पहले DNA को extract करना है, okay. Then उसके बाद हमें उसको कट लगाना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे कट लगता है, कहाँ पे कट लगाता है, कॉन्स्टेंट रीजन पे, वो होते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट्स, उससे बन जाएंगी RFLPs। फिर उसको हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे सॉर्टिंग करानी है, क्योंकि DNA नेगेटिवली चार्ज होता है, तो छोटे छोटे जितने भी DNA के फ्रेगमेंट्स होंगे वो सबसे आगे मूव कर जाएंगी पॉजिटिव एंड की तरफ।
फिर हमने सदर्न ब्लॉटिंग करानी है, हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को पहले सिंगल स्ट्रैंड कराना है, एल्कली यूज़ करके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा, फिर नायलॉन की शीट के ऊपर हमने उसको अटैच करवा लेना है, क्योंकि उसको एक सॉलिड मीडियम चाहिए, जेल बहुत फ्रेजाइल होती है बेटा। फिर हमने क्या करना है, फिर उसकी हमने हाइब्रिडाइजेशन करानी है, जो हमने प्रॉब्स ऑलरेडी लैब में रेडी करके रखे हैं उनके साथ हमने उसकी हाइब्रिडाइजेशन करानी है। फिर ऑटो रेडियोग्राफी करानी है, मतलब एक्सरेज दिलवानी है और एक्सरे फिल्म जनरेट करानी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये टेक्निक थी इसकी। अब मैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो पैटर्निटी टेस्ट के लिए एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा ही जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको वाइवा में भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। तो एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहली है पैटर्निटी इश्यूज या पैटर्निटी टेस्ट्स। तो किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा कर हम उसके फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है, राइट। तो डीएनए सैंपल चाइल्ड का भी लेंगे, मदर का भी लेंगे और फादर का भी लेंगे, और फिर क्या करेंगे, तीनों के डीएनए फिंगरप्रिंट्स ऑब्टेन कर लेंगे। फिर प्रिंट्स ऑफ डीएनए ऑफ द चाइल्ड इट इज़ मैच्ड विद द बायोलॉजिकल पेरेंट्स का मैच करेंगे, वो मिलते हैं कि नहीं मिलते। क्योंकि बेटा मैं आपको बता दूं, हाफ ऑफ आवर VNTRs दे कम फ्रॉम द मदर एंड हाफ ऑफ द VNTRs कम फ्रॉम द फादर। आधे VNTRs मदर से आते हैं, आधे VNTRs फादर से आते हैं। ओके, क्लियर। सो सेकेंड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, राइट। तो अगर क्राइम सीन पे, मैंने ये बताया था आपको पहले भी, अगर क्राइम सीन पे हमें कोई ब्लड का सैंपल मिल जाए तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि मर्डरर कौन है या रेपिस्ट कौन इन्वॉल्व है। तो हमें ये करने के लिए ब्लड या हेयर का सैंपल, हेयर के सैंपल में से डीएनए को निकाल के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो बना, उसके फिंगरप्रिंट्स बनाकर, तो जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनके मैच कर लेंगे हम। मैच करने के बाद पता लगेगा कि उस टाइम पे कौन कौन अवेलेबल था, उसके सस्पेक्ट्स के सैंपल ले सकते हैं और फिर बाद में बता सकते हैं कि किसने जो है वो मर्डर करा है या रेपिस्ट कौन है। सो दीज आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बेसिकली दीज आर द टू एप्लीकेशंस। लेकिन अगर मैं और इसकी एप्लीकेशंस आपको डिस्कस करूं तो इसकी अनदर एप्लीकेशन क्या है, दैट इज़ वही इंडिविजुअलिटी के लिए ऑब्वियसली, है ना। सो इट इज़ बेसिकली यूज फॉर इंडिविजुअलिटी। जैसे अगर सपोज़ करो कहीं पे थिएटर में, है ना, काफ़ी लोग मूवी देख रहे थे और वहाँ पे फायर लग गई, तो मोस्टली डेड बॉडीज़ को हैंड ओवर करने के लिए, राइट, तो इंडिविजुअलिटी के लिए हैंड ओवर करने के लिए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके ही फिर हैंड ओवर करी जाती हैं, क्योंकि वो समझ नहीं ना है कि किसकी डेड बॉडी है, राइट। सो दैट्स इट। ये इसकी हमारे पास इसके एप्लीकेशंस हो गए। ओके, ये स्टूडेंट्स, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, मुझे यहाँ पे मैंने दो इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल A और ये इंडिविजुअल B, इन दोनों इंडिविजुअल्स के क्रोमोसोम नंबर 7, 16 और क्रोमोसोम नंबर 2 का डीएनए मैंने मैच करना चाहा। ये देखो, राइट। तो मुझे जो क्राइम सीन पे डीएनए मिला था वो मैंने लिख लिया कि दिस इज़ फ्रॉम क्राइम सीन। तो मुझे जो क्राइम सीन पे ब्लड सैंपल मिला था उसकी प्रोफाइलिंग मैंने रेडी कर ली। ये देखो, ये इसकी प्रोफाइलिंग है, ऐसी ऐसी फ्रेगमेंट्स आ रही हैं। और जो मुझे सस्पेक्ट्स थे वो दो सस्पेक्ट्स थे, A एंड B, तो मैंने इनकी भी प्रोफाइलिंग कर ली। अब ध्यान से मैच करो क्राइम सीन पे जो मिला है और जो A और B का मिला है। अब मैच करो, देखो इसका बैंड यहाँ पे आ रहा है दोनों और इसका बैंड इसके बीच में आ रहा है। ओके, तो ये लग नहीं रहा होगा, ये 3 इकट्ठे हैं, ये 1 2 3 4 है ना, 5 इकट्ठे हैं और ये दूर है, ये मैच नहीं कर रहा। अगला देखो, बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, ये भी सेम पे है, ये भी दोनों, और ये, यानी कि बी वाले की डीएनए प्रोफाइलिंग मैच करती है विद द C के साथ। यानी कि क्राइम सीन पे कौन प्रेजेंट था, B वाला इंडिविजुअल प्रेजेंट था। ये आपकी NCERT में बनी हुई है। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप का ये जो टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहीं पे कंप्लीट होता है।